Good morning class. Let's try chemistry. Today we have our next video on the topic conductance of electrolytic solutions. Okay, as you all know, what do we mean by electrolytic solutions? The solutions in which electrolyte is present. And what do you understand by electrolyte? In which you can dissociate that electrolyte into ions. Suppose you are having NaCl, then you can dissociate this NaCl into Na plus and Cl negative. Okay, it means it is an electrolyte. NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करता है क्योंकि उसे आप डिसोसिएट कर सकते हो इनटू आयंस. ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का प्रेजेंट होना सॉल्यूशन के अंदर, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस. ठीक है, कंडक्टेंस क्या है कि वो कितना कंडक्ट करता है, जो उसके आयंस हैं जो डिसोसिएट हुए हैं, वेदर इट इज़ 100% डिसोसिएशन और नॉन 100% डिसोसिएशन, कि कितना कंडक्ट हुआ है आपके आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, या फिर आयंस कितना कंडक्ट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को, उसी को हम बोलते हैं कंडक्टेंस. ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं बच्चा. ओके, अब देखो आपका जो सबसे पहले हम लोग स्टडी करते हैं दैट इज रेजिस्टेंस. सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या होता है, फिजिक्स में आपने पढ़ा है बहुत अच्छे से. जो किसी चीज़ को रजिस्ट करे. रजिस्ट करने का मतलब क्या होता है कि आपका मोशन हो रहा है ना, तो मोशन जब होता है तो अगर कोई चीज़ वहाँ से गुजर रही है, कोई मोशन कर रही है, तो सरफेस पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, रेजिस्ट करती है उसकी स्पीड को, दैट इज रेजिस्टेंस. ठीक है, इसके लिए हमारे पास केमिस्ट्री में फॉर्मूला है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L by A. L is the length in between the two electrodes and A is the area of cross section. Suppose you are having this beaker and these are two electrodes over here. Okay, the distance between these two electrodes is known as L. Okay, length. And this area of cross section is known as A. Okay, it is denoted by A. ठीक है, what is L by A? आई होप आपको समझ में आया. ठीक है, अब देखिए इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमें यहाँ पे रो लगाना होता है. रो क्या बताता है, रेजिस्टिविटी. क्योंकि हम रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं तो उसका कांस्टेंट क्या होगा, रेजिस्टिविटी होगा. ठीक है, रेजिस्टेंस का कांस्टेंट क्या होगा, रेजिस्टिविटी होगा. तो क्या रिलेशन बना आपका, R इज इक्वल टू रो L बाय A. रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी. ठीक है, R की यूनिट क्या होती है, R की यूनिट होती है ओम. ठीक है, R की यूनिट क्या होती है, ओम होती है. ठीक है, अब देखो L की यूनिट क्या होती है, यू हैव R इज इक्वल टू रो L बाय A नो. ठीक है, R की यूनिट क्या होती है, मैंने बताया ओम. ठीक है, रो की यूनिट यहाँ से आप निकाल सकते हो, कैसे, इट इज RA अपॉन L. ठीक है, R की क्या हो गई ओम, एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर, लेंथ की क्या होती है मीटर, तो मीटर से 1 मीटर गया, क्या यूनिट बचेगी, ओम मीटर. तो ये किसकी यूनिट हो गई, रेजिस्टिविटी की यूनिट हो गई. यानी कि आपको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है बेटा यूनिट्स को. मेरा ये बताने का रीज़न यही है, पर्पस यही है कि देयर इज़ नो नीड टू क्रैम एनी यूनिट. इफ़ यू नो द फॉर्मूला देन यू कैन डिराइव एनी यूनिट. आप हर यूनिट को डिराइव कर सकते हो फॉर्मूले से. देयर इज़ नो नीड टू क्रैम. ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट हो गई ओम. ठीक है, एंड रो की यूनिट निकालने के लिए आपने क्या किया, आपने किया AL बाय AR बाय L. ठीक है ना, बस यहाँ से आपने इसको डिराइव कर लिया. आया समझ में. ठीक है, ये तो हमने निकाली थी मीटर में, लेकिन क्या होता है ना, जो आपके पास बीकर है वो बहुत छोटे छोटे यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स को लेके हम लोग रिएक्शंस करते हैं, तो इसे हम सेंटीमीटर में लेते हैं. ठीक है ना, मीटर बहुत बड़ा हो जाता है हमारे लिए, रिएक्शंस करने के लिए बहुत बड़ा स्पेस हो जाता है, तो हम लोग मीटर में करते हैं, सॉरी सेंटीमीटर में करते हैं. तो आपको जैसे पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. ठीक है, तो उस तरह से कन्वर्जन कर लेते हैं. 1 ओम मीटर इज इक्वल टू 100 ओम सेंटीमीटर. ठीक है, एंड 1 ओम सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.01 ओम मीटर. कैसे भी करके आप इसको डिराइव कर लेते हो न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे. ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम लोग सेंटीमीटर में ही निकालते हैं. ठीक है, समझ में आया इतना आप सबको. ओके, चलिए नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं हम लोग कंडक्टेंस. कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस इज जस्ट द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस.
कंडक्टेंस को आपके एनसीईआरटी में जी से डिनोट किया गया है, ठीक है। जी इज इक्वल टू 1/r। आर इज रेजिस्टेंस, जो अभी हमने ऊपर देखा। आर की वैल्यू क्या थी, रो L/A, ठीक है। अब क्योंकि कंडक्टेंस इनवर्स होता है तो क्या वैल्यू हो जाएगी, लिखिए 1/ρ/L/A। तो क्या हो गया, ए ऊपर चला गया है ना, और नीचे क्या आ गया आपका ρL। दिस इज इक्वल टू कंडक्टेंस, ठीक है। अब देखो आप जो ये 1/ρ है, 1/ρ, इस 1/ρ को केमिस्ट्री में बोला गया है कापा। कप्पा कापा जो आप प्रोनाउंसिएशन करें दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू, कोई बाउंडेशन नहीं है इसके लिए कि मुझे तो यही बोलना है या आपको तो यही बोलना है, ठीक है। 1/ρ इज इक्वल टू कप्पा या कापा, ठीक है। नाउ अब क्या रिलेशन निकल कर आएगा फिर आपका, कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा, कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा A/L, ये निकल कर आएगा रिलेशन, ठीक है। इस कापा को क्या बोलते हैं, क्योंकि ये किसका कांस्टेंट है, ये है आपका कंडक्टेंस का कांस्टेंट, तो इसको क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी, ठीक है। इजी है लर्न करना, कोई मुश्किल नहीं है। रेजिस्टेंस का कांस्टेंट रेजिस्टिविटी होता है, दैट इज डिनोटेड बाय रो, ओके। एंड कंडक्टेंस का कांस्टेंट क्या होता है, कंडक्टिविटी, दैट इज डिनोटेड बाय कापा, ठीक है बच्चा। अब देखो यूनिट, हमने क्या देखा था कि जो आपका रेजिस्टेंस होता है उसकी यूनिट क्या थी, ओम। कंडक्टेंस क्या है, इसका रेजिस्टेंस इसका इन्वर्स है, तो यानी कि यूनिट क्या हो गई, 1/ओम, यानी कि क्या हो गई यूनिट, ओम इनवर्स, ठीक है। तो कितना इजी है यूनिट को निकालना, आपको सिर्फ रेजिस्टेंस की यूनिट याद करनी थी, है ना, बाकी सारी यूनिट्स आपके अपने आप निकल के आ गई, है ना। रेजिस्टेंस की यूनिट थी ओम, कंडक्टेंस था आपका 1/r, तो ये हो गया 1/ओम, यानी कि क्या यूनिट निकल के आ गई, ओम इनवर्स यूनिट निकल के आ गई। क्या यूनिट निकल के आ गई, ओम इनवर्स यूनिट निकल के आ गई, ठीक है। कितना इजी था लर्न करना। अब देखो आपके पास रिलेशन था G इज इक्वल टू कप्पा A/L, तो कप्पा की यूनिट भी आप निकाल सकते हो, यहाँ से बड़े आराम से निकाल सकते हो ना। देखो कप्पा कैसे निकल के आएगा, कप्पा इज इक्वल टू GL/A। जी की यूनिट क्या है, ओम इनवर्स, ठीक है। लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, सॉरी लेंथ की यूनिट होती है मीटर, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से मीटर गया तो क्या यूनिट हो गई, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। मीटर ऊपर चला जाएगा ना ये वाला, यानी कि अगर सेंटीमीटर में लेनी हो तो क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। समझ में आया। और इस ओम मीटर को हम एक टर्म से और जानते हैं केमिस्ट्री के अंदर, दैट इज साइमन। क्या बोलते हैं, साइमन, ठीक है। गॉट माई पॉइंट, यस, चलिए वेरी गुड, ठीक है। तो समझ में आ गया बच्चे, फिर से रिपीट करवा देती हूँ। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी, ओम। रेजिस्टेंस किसके इक्वल था, ρL/A, जहाँ से आपने रो की यूनिट निकाली थी RA/L। R इज ओम, एरिया इज इन मीटर स्क्वायर, लेंथ इज मीटर, तो यहाँ से यूनिट निकल कर आई थी ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर। किसकी यूनिट थी, रो की, ठीक है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या थी, ओम थी, ठीक है। समझ में आ गया, चलिए वेरी गुड। कंडक्टेंस इज डिनोटेड बाय G, दैट इज 1/r। 1/r मीन्स 1/ओम, ओके। 1/r मीन्स r is equal to ρL/A, दिस इज इक्वल टू A/ρL, ठीक है। एरिया इज मीटर स्क्वायर, रो 1/ρ मीन्स कप्पा, L इज इन मीटर, ठीक है। G इज इन ओम इनवर्स, ठीक है। तो कप्पा को उधर ले जाओ, कप्पा इज इक्वल टू ओम इनवर्स मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर, यानी कि ओम इनवर्स मीटर इनवर्स या फिर ओम इनवर्स साइमन इनवर्स। और इस ओम इनवर्स को हम साइमन बोलते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स, सॉरी हम बोलते हैं साइमन, तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये है आपकी फाइनल यूनिट किसकी, रेजिस्टिविटी की, यानी कि सॉरी कंडक्टिविटी की, यानी कि कप्पा की। किसकी फाइनल यूनिट है, कप्पा की, ठीक है। चलिए आपको याद हो गया होगा सब कुछ ये,
ठीक है ना, यूनिट वाला आपको याद हो गया, इंपॉर्टेंट था बच्चे। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है? देखो, कंडक्टेंस मैंने आपको बताया कि कंडक्ट करने की पावर, जो कंडक्ट करता है वो कंडक्टर होता है। क्या कंडक्ट करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, हीट कंडक्ट करता है, यानी कि अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को जो मूव करने की टेंडेंसी रखता है, दैट इज नोन एज कंडक्टर। ठीक है, अब क्योंकि मेटल्स की बात कर रहे हैं हम, तो मेटल्स क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि ये इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आराम से हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जहाँ पे होता है तो वहाँ पे आपका करंट का फ्लो भी होता है। ठीक है, ये है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, यानी कि वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन करेगा। ठीक है, इसके लिए आपको जो मेटल्स जिनके थ्रू इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? मेटेलिक कंडक्टेंस या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस। ठीक है, जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, किसकी वजह से होती है? मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। ठीक है, अब आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस हमारे कुछ पॉइंट पे डिपेंड करती है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है 2 मार्क्स का, कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है। अब क्योंकि आपको पता है कंडक्टेंस है, तो ऑब्वियसली ये आपके जो मेटल है उस पर डिपेंड करेगी। मेटल कैसा है उस पर डिपेंड करेगी ना, मेटल के नेचर पे और मेटल के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगी। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस पढ़ रहे हो बच्चा, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, और इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने का मतलब है कि जो मेटल है वो किस टाइप का है, क्योंकि मेटल भी कई तरह के होते हैं ना, एक्सेप्शंस हमारे पास बहुत सारी भरी हुई है मेटल्स के अंदर। ठीक है, तो मेटल में किस तरह का उसका नेचर है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, उस पर डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस कैसी होगी। ठीक है, और आपके कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं पर एटम। ऑब्वियसली भी मेटल तो कई तरह के हैं ना मेरे पास, मेटल मेरे पास एस ब्लॉक के, S1 S2 के हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं 1 से लेकर 10 तक, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसके पास बैठे हुए हैं उस पर डिपेंड करेगा ना इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम पे डिपेंड करेगा। एक एटम पे, एक मेटल पे, एक एटम पे कितना इलेक्ट्रॉन का वैलेंसी है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ऑब्वियसली मैंने कहा ना, मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? आपका जो मेटल है उसमें कंडक्टिविटी जो होती है, आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से भागते हैं, है ना। यहाँ पे क्या होगा? अगर टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस आपकी डिक्रीज करेगी। इसके पीछे क्या रीज़न है बच्चा? इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? कैन यू टेल मी? अरे बच्चा, आपको मैंने बताया रेजिस्टेंस। आप सोचो ना, मेटल्स में इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं, ये कोई मेटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भाग रहे हैं, जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया ये और तेज़ी से भागेंगे, और तेज़ी से भागेंगे। जब और तेज़ी से भागेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज़ नहीं करेगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो आपस में टकराएंगे, टकराने की वजह से क्या होगा? कोलिजन होगा, हियर विल बी कोलिजन। और जब कोलिजन होगा तो बच्चे, कोलिजन की वजह से जो कंडक्टिविटी है वो कम हो जाएगी। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेटल की डिक्रीज करती है। द रीज़न बिहाइंड दैट रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसका? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच का या फिर मेटल इलेक्ट्रॉन के बीच का, क्योंकि वो जितनी तेज़ी से भागेंगे उतना ही आपस में रेजिस्टेंस यानी कि टकराएंगे, टकराएंगे, कोलिजन होगा। कोलिजन की वजह से उनका जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, जो कंडक्ट करने की पावर है, वो डिक्रीज कर जाएगी बच्चा, ड्यू टू रेजिस्टेंस, ड्यू टू इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। 3 रीजन्स हमारे पास हैं जिस पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। पहला है आपका नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। मेटल के नेचर और स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ द मेटल। सेकेंड, आपका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगी कि एक एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस पर डिपेंड करेगा आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ मेटल। ठीक है, थर्ड आपका टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से हमने माना कि कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है, लेकिन अगर ज़्यादा टेम्परेचर आप इंक्रीज कर दोगे, स्पेशली इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ द मेटल्स, जब हम ये स्टडी कर रहे हैं, ये टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से कोलिजन इंक्रीज होगा, और जब कोलिजन आपस में टकराएंगे ज़्यादा तो वो बैठ जाएंगे ना, टकराएंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं।
जिसकी वजह से कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज कर जाएगी बच्चा। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर कंडक्टिविटी यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस डिक्रीजेस। समझ में आ गया? ओके, कोई दिक्कत? नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर एटम एंड टेम्परेचर, टेम्परेचर इज इन्वर्सली रिलेटेड विद इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, ठीक है। नाउ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक और आयनिक सॉल्यूशंस डिपेंड ऑन, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस होते हैं यानी कि जो आयंस, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, जिनमें आयंस होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो डिसोसिएट हो जाते हैं इनटू आयंस। एग्जांपल दिया था NaCl का, दैट डिसोसिएट इनटू आयंस Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। तो कंडक्टिविटी जो इन सॉल्यूशंस की होती है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? पहली बात, आपके नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या ऐड किया है, मैंने बताया ना, किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, कितना डिसोसिएट करता है, उस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा। NaCl है, MgCl2 है, AlCl3 है, किस टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है उस पर डिपेंड करेगा आपका कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस, ठीक है। समझ में आया? अभी हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ द मेटल, कि मेटल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अब हम पढ़ रहे हैं कि जो कंडक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस की वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कौन सा ऐड किया है आपने, देन कितने नंबर ऑफ आयंस, यानी कि जो आयंस का जो साइज था उनकी वजह से जो नंबर्स पे फर्क पड़ता है उस पर डिपेंड करेगा, यानी कि साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन। सॉल्वेशन का मतलब कितने सॉल्युबल हैं वो आपके वाटर के अंदर या आपके सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। नेचर ऑफ द सॉल्वेंट एंड इट्स विस्कोसिटी, विस्कोसिटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस का फैक्टर आ जाता है फिर से। नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट किस नेचर का है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करेगा, कितना कंसंट्रेटेड है आपका इलेक्ट्रोलाइट, मोल्टन है, ठीक है, कंसंट्रेटेड है या फिर डाइल्यूट है। इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, किसके? इलेक्ट्रोलाइट के फैक्टर्स पे, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन पे। देन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है बच्चा। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसका क्या रीज़न है? कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतना ज़्यादा ही डिसोसिएशन होगा, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ डिसोसिएशंस ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज करेंगे, नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल्स इंक्रीज करेंगे, उतने ज़्यादा आपके साइज ऑफ आयंस पे भी फ़र्क पड़ेगा, ठीक है, उनके सॉल्वेशन पे फ़र्क पड़ेगा, उसकी विस्कोसिटी पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया? तो टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन होता है फॉर द इलेक्ट्रोलाइटिक आयनिक सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हो गए कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस के लिए? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एडिड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एडिड एंड इट्स विस्कोसिटी, नेचर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड यानी कि साइज ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड एंड देयर सॉल्वेशन, concentration of the electrolyte and temperature if we increase temperature then conductivity of the electrolytic solution increases, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया ये कंसेप्ट भी, ठीक है। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट रिलेशन बिटवीन सेल कांस्टेंट एंड रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी, कप्पा, ठीक है। क्या रिलेशन है? हम लोगों ने देखा था रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो L बाय ए, ठीक है। हमने देखा कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय आर विच इज इक्वल टू कप्पा A अपॉन L, यही देखा था हम लोगों ने। मैं डिराइव करके दिखा देती हूँ बच्चा, कंफ्यूज नहीं हो। कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय आर इक्वल टू 1 बाय रो L अपॉन A, तो क्या था ये? A अपॉन रो L एंड 1 बाय रो क्या था आपका? कप्पा, तो 1 बाय कप्पा A अपॉन L, ये रिलेशन आ गया हमारा, ठीक है, कंडक्टेंस का और कंडक्टिविटी का, ठीक है। वेट कुछ गलत लिख दिया, 1 बाय कप्पा नहीं है, इट्स कप्पा, 1 बाय रो इज कप्पा ना, कप्पा A अपॉन L, ये मैंने लिखा था अभी इससे पहले, कप्पा A अपॉन L, ठीक है। A अपॉन L क्या था आपका? इन्वर्स है किसका? L अपॉन A का। L अपॉन A को हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट, L अपॉन A को हम लोग बोलते हैं सेल कांस्टेंट, ठीक है। अब देखो रिलेशन कैसे निकलेगा बच्चा,
एल अपॉन ए को बोलते हैं सेल कांस्टेंट। आपने देखा कंडक्टेंस इज इक्वल टू कप्पा ए अपॉन एल। ठीक है, अगर मैं इसको एल अपॉन ए के टर्म में लेके जाऊं, एल अपॉन ए इज इक्वल टू कप्पा अपॉन जी, यही है आपका। ठीक है, कप्पा के रिलेशन में अगर निकालोगे इसको तो क्या आ जाएगा आपका, जी एल अपॉन ए। ठीक है, एल अपॉन ए क्या है आपका, एल अपॉन ए इज अ सेल कांस्टेंट, यानी कि जी और सेल कांस्टेंट को डिनोट करते हैं जी स्टार से, यानी कि जी जी स्टार। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चा। कौन सा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जी स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट। आया समझ में? इसको आप रेजिस्टेंस की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इट्स अप टू यू, इट्स योर चॉइस। लेकिन ये रिलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, जो एनसीईआरटी में आपको नहीं दे रखा है। दैट इज कप्पा इज इक्वल टू जी जी स्टार। कप्पा इज द कंडक्टिविटी, जी इज द कंडक्टेंस, जी स्टार इज द सेल कांस्टेंट, एल बाय ए। ठीक है बच्चा, इंपॉर्टेंट है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी आपको समझ में आ गया क्या होता है। ठीक है ना, एक बात और, जो आपका कंडक्टिविटी है ना, इसको हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी बोलते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसी तरह से जो आपका रो है, उस रो को भी हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इस स्पेसिफिक वर्ड का मतलब पता है, इस स्पेसिफिक वर्ड का मतलब है कि जैसे आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। ठीक है, और रो क्या आ गया था आपका, R ए अपॉन एल। ठीक है ना, अगर इस ए को यानी कि एरिया को 1 मीटर स्क्वायर कर दो, लेंथ को भी 1 मीटर ले लो। बात को समझना, हमने दोनों को 1 1 कर दिया। एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, लेंथ इज 1 मीटर। देन जो आपका रो है यानी कि रेजिस्टिविटी है, वो स्पेशल केस में, इस स्पेशल केस में इस रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है। जब ये केस हम लोग डेवलप करते हैं तो हम इस रेजिस्टेंस को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टिविटी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, इस रेजिस्टिविटी को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बार बार बोला मैंने, समझ में आया आपको? ठीक है, सिमिलरली कंडक्टेंस को कब हम बोलेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, हमने देखा, लेट मी रब दिस बिकॉज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर तरह से कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, एंड यू शुड नो ऑल द थिंग्स। G इज इक्वल टू 1 बाय आर। मैं आपके सामने बार बार फुल डेफिनेशन करती हूँ बेटा, ताकि आप बार बार देखो और आपको याद हो जाए। 1 बाय इज इक्वल टू रो एल बाय ए, 1 अपॉन रो एल बाय ए अपॉन रो एल। 1 बाय रो इज कप्पा, ए अपॉन एल। ठीक है, इट इज G। नाउ इफ एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, लेंथ इज 1 मीटर, रो एल बाय ए, हाँ ए ऊपर चला गया ना आपका। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर एंड 1 मीटर, तो क्या हो गया, यहाँ पे जो आपका कंडक्टिविटी है वो भी स्पेशल केस में कंडक्टेंस के इक्वल हो गया। तो इस स्पेशल केस में हम लोग बोलते हैं कि कंडक्टिविटी इज अ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। जैसे रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ऐसे ही कंडक्टिविटी को बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। नाउ मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या है हमने देख लिया। मोलर कंडक्टिविटी क्या है कि एक मोल को कंडक्ट करने के लिए कितनी कंडक्टेंस है, वो मोलर कंडक्टिविटी कहलाती है। एक मोल के लिए, हम यहाँ पे एक मोल की बात कर रहे हैं, एक मोल की बात कर रहे हैं, इसे डिनोट करते हैं लैम्डा एम से, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला होता है कप्पा अपॉन सी, कप्पा अपॉन सी। सी क्या है, सी इज द कंसंट्रेशन, सी इज द कंसंट्रेशन। कप्पा की यूनिट हम लोगों ने देखी थी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स। कंसंट्रेशन की यूनिट आपको पता है किस में होती है, मोल पर लीटर में होती है, मोल पर लीटर में होती है। लीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मीटर क्यूब। 1 लीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब। ठीक है, तो यानी कि क्या यूनिट हो गई, कप्पा अपॉन सी इज इक्वल टू साइमन
सेंटीमीटर इनवर्स अपॉन मोल, लीटर को क्या लिखा, मीटर क्यूब, यानी कि मीटर पर क्यूब। ठीक है, समझ में आया। तो ये कप्पा अपॉन सी के लिए यानी कि लैम्डा एम के लिए आपकी यूनिट निकल के आई। ठीक है, अब देखो ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो मीटर को सेंटीमीटर में कर लो, ये सेंटीमीटर को मीटर में कर लो, एक ही बात है। ठीक है, तो इसको पूरा सॉल्व करके जो आपकी यूनिट निकल कर आएगी दैट विल बी साइमन मीटर स्क्वायर, मीटर में निकाल लो, इजी है, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मोल ऊपर पहुंच गया ना आपका, मोल ऊपर पहुंच गया। ठीक है, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अच्छा, सेंटीमीटर को कैसे लिख सकते हैं हम लोग मीटर में, बताओ ज़रा। एक सेंटीमीटर को मीटर में कैसे लिख सकते हैं? अरे 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 सेंटीमीटर कितना हो गया बच्चा, 1/100 मीटर, यही हो गया ना बच्चे। अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा ना, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, और डिवाइड इन द सेंस ये खुद ही डिवाइड में है, तो क्या लिख सकते हो, ऊपर लिख सकते हो आप मीटर। समझे मेरी बात को। आपके पास ऐसे यूनिट है बच्चा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स का मतलब है साइमन अपॉन सेंटीमीटर। इसके नीचे यहाँ पे आपको मोल दे रखा है और यहीं पे आपको मीटर -3 दे रखा है, माइनस क्यूब, यानी कि ऊपर ले जाओ उसे, मीटर क्यूब हो गया माइनस वाला। इस सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हो आप, 1/, सेंटीमीटर ना, ये 1/, सेंटीमीटर है। 1/, सेंटीमीटर क्या लिख सकते हो, मीटर लिख सकते हो। 1/, सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हो आप बच्चा, इनवर्स में है ना, क्या लिख सकते हो उसे, मीटर लिख सकते हो ना। साइमन मीटर क्यूब अपॉन मीटर मोल, 1 मीटर से मीटर गया तो क्या बचा, साइमन मीटर स्क्वायर, और इस मोल को ऊपर ले जाओ, मोल इनवर्स। आगे ना वही यूनिट में बोल रही थी आपको, ये रही ये वाली यूनिट, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कोई भी कंफ्यूजन अगर हो दोबारा पूछ लेना, वीडियो देख लेना, कमेंट कर देना। अदरवाइज आपको सिंपल है लर्न करना, एक ट्रिक तो फिर यही है, लर्न करना पड़ेगा। लेकिन लर्न नहीं करना चाहते हो कि मैं तो डिराइव करना चाहता हूँ, तो इसका ईजी मेथड है कि आपको जो फॉर्मूला है वहीं से आप डिराइव कर लो। ठीक है, और वो मैंने सिखाया आपको कैसे करना है। ठीक है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, दोबारा वीडियो देख लेना, अदरवाइज कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगी इसके ऊपर, नो नीड टू वरी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा अपॉन सी, और यूनिट क्या देखी मोलर कंडक्टिविटी की, साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, समझ में आ गया सबको। ये सारी यूनिट्स दे रखी हैं बहुत सारी अलग अलग तरह से, आपकी मर्जी जैसे आपको करना है वैसे करो। ठीक है, बट मेन यूनिट आपकी साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। सेंटीमीटर में मैंने करना सिखा दिया आपको, सेंटीमीटर में करना है तो कैसे करोगे। ठीक है, अब है बच्चा वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विद द कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन आपकी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा आपको कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी पे। ठीक है, जो कंडक्टिविटी होती है और जब कि मोलर कंडक्टिविटी होती है, दोनों की दोनों चेंज करती हैं। चेंज कैसे करती हैं, कंडक्टिविटी हमेशा डिक्रीज करती है विद द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। बोथ का क्या मतलब है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं बच्चा, जिनका 100% डिसोसिएशन नहीं होता, जिनका 100% वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जिनका 100% डिसोसिएशन नहीं होता, एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जिनका 100% डिसोसिएशन होता है। बस ये डिफरेंस है और कुछ नहीं। इतना चिंता करने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बेटा। बोर्ड एग्ज़ाम को पता है, सीबीएसई वालों को पता है कि हमारा बच्चा है वो कितना जानता है, कितना नहीं जानता है, क्या जानना ज़रूरी है, उसको सब पता है। उतना ही क्वेश्चन पूछता है आपसे जितना ज़रूरी है। फालतू की बातें नहीं होती हैं एग्ज़ाम के अंदर, तो घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है बच्चा। अगर आप मेरे साथ हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको बस। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जहाँ पे 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ, जहाँ पे 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जहाँ पे हो गया। बस इतना पता होना चाहिए। अब इन दोनों ही कंसंट्रेशंस के लिए, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, जो आपकी कंडक्टिविटी है वो ऑलवेज डिक्रीज करती है। अगर आपकी वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है, आई एम रिपीटिंग,
अगर आपके वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है तो कंडक्टिविटी भी ऑलवेज साथ के साथ डिक्रीज करती है। ऐसा क्यों? कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कंडक्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है, करंट को, तो जो आपके दोनों ही टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, चाहे वीक है चाहे स्ट्रॉन्ग है, जो उनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, जब इन इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन में डिक्रीज होगा तो साथ के साथ आपका जो कंडक्टिविटी है वो भी डिक्रीज करेगी। आया समझ में? कोई दिक्कत बच्चा? कंडक्टिविटी भी साथ में डिक्रीज करती है जब आपकी बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो बच्चा कि जितने नंबर ऑफ आयन्स हैं आपके पर यूनिट वॉल्यूम में, सपोज कीजिए मैंने ये 1 मीटर क्यूब का एक एरिया लिया, ठीक है, इसकी वॉल्यूम क्या है इस एरिया की? 1 मीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम है। इस वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ आयन्स आपके प्रेजेंट हैं, कितने नंबर ऑफ आयन्स आपके प्रेजेंट हैं, वो कितना करंट कैरी करते हैं। एक वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब के एरिया में जो करंट है, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितना करंट कैरी करते हैं, वो डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज करेगा ना बच्चा, डिक्रीज करेगा ना। आपने डाइल्यूट कर दिया, आपके पास इतना बड़ा बीकर है, आपने इतना एरिया लिया, ठीक है, इतने बड़े बीकर में सपोज करो आपने 1 लीटर पानी भर रखा था। अब इतने एरिया में जो कि आपने 1 वॉल्यूम का यानी कि 1 मीटर क्यूब का जो एरिया लिया है, ठीक है, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा अगर इस 1 लीटर से अगर इसे आप 2 लीटर का कर दोगे, यानी कि आपने इसमें और पानी ऐड कर दिया और सॉल्वेंट ऐड कर दिया, आपने डाइल्यूशन को इंक्रीज कर दिया। ध्यान से समझो, यू आर इंक्रीजिंग डाइल्यूशन, आप डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो, आप डाइल्यूट कर रहे हो। कंसनट्रेट सॉल्यूशन था, उसको डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट करने से आपने उसको पानी ऐड किया करने के लिए, तो आपके इस 1 मीटर क्यूब एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा? वो भी डाइल्यूट हो गया ना। कहीं का भी एरिया ले लो, कहीं का भी 1 मीटर क्यूब का एरिया ले लो, कहीं का भी ले लो, हर एरिया डाइल्यूट हो जाएगा क्योंकि पानी तो हर जगह है, सॉल्वेंट तो हर जगह है। तो डाइल्यूशन करने से यानी कि कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने से, कंसंट्रेशन थी इलेक्ट्रोलाइट की वो डिक्रीज हो गई ना। क्यों? क्योंकि डाइल्यूशन इंक्रीज हो गया। समझ में आया? कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से, डाइल्यूशन को इंक्रीज करने से, किसकी? आपकी स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। अगर आपने ये काम किया है तो जो कंडक्टिविटी है इस 1 मीटर क्यूब के एरिया में वो डिक्रीज कर गई बच्चा। सपोज करो यहाँ पे 10 आयंस घूम रहे थे जब कंसंट्रेट था, जब 1 लीटर का सोल्यूशन था फॉर एन एग्जाम्पल, लेकिन जब 2 लीटर कर दिया तो क्या हो गया? 10 के 5 ही रह गए होंगे ना, 10 के 5 ही रह गए होंगे। आपका नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज कर गए बच्चा, नंबर ऑफ आयन डिक्रीज कर गए आपके। दैट्स वाई डाइल्यूशन से नंबर ऑफ आयन्स कम हो जाते हैं ना, वो फैल जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो एक वॉल्यूम एरिया की बात हो रही है। अब आप कहोगे मैडम है तो सोल्यूशन के अंदर, अरे बच्चा है सोल्यूशन के अंदर, लेकिन उस एक वॉल्यूम के एरिया में तो कम हो गए ना, फैल गए, वो यहाँ से निकल गए। दैट्स वाई, ठीक है। तो डाइल्यूशन इंक्रीज करने से यानी कि कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने से ऑफ बोथ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, आपका जो कंडक्टिविटी है दैट डिक्रीजेस, है ना। पर यूनिट वॉल्यूम की हम लोग बात करते हैं, पर यूनिट वॉल्यूम की, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। कंडक्टिविटी का वेरिएशन आपको समझ में आया कि वेरिएशन कैसे करता है कंडक्टिविटी फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अगर आपने कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया है यानी कि डाइल्यूशन को आपने इंक्रीज किया है, तो पर यूनिट वॉल्यूम की जब बात करेंगे तो वहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना करंट कैरी कर रहे थे, वो ये प्रोसेस करने से डिक्रीज कर जाएंगे, और डिक्रीज कर जाएंगे तो कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई। भाई जो 10 आयन 10 इलेक्ट्रॉन्स जो करंट लेके जा रहे थे, अब वहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन रह गए तो कंडक्टिविटी कम हो गई ना, करंट कम हो गया। समझे ना? अब समझ में आपको और अच्छे से आ गया होगा बच्चा, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश की है समझाने की, ठीक है, फिर भी नहीं आया होगा तो पूछ लीजिएगा। नाउ मोलर कंडक्टिविटी, दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी है, ये एक मोल के लिए है, मैंने बताया था एक मोल के लिए हम पर मोल की बात करेंगे, फॉर 1 मोल, ठीक है, यानी कि 1 मोल नंबर ऑफ आयंस में कितनी कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। अब देखो आपने कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया फॉर बोथ वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है ना।
अगर आपने कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया तो मोलर कंडक्टिविटी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। आपकी लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी कंसंट्रेशन को डिक्रीज करने से। अब ये क्या हुआ, 1 मोल की बात कर रहे हैं ना हम तो बच्चा, वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर वॉल्यूम एरिया की बात हो रही थी, यहाँ पर मोल की बात हो रही है। 1 मोल में क्या होगा, आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी ऑन डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन, क्योंकि 1 मोल पे फर्क नहीं पड़ेगा ना, 1 मोल तो मोल ही रहेगा ना बच्चा। वॉल्यूम में फर्क पड़ता है क्योंकि नंबर ऑफ आयन्स मूव करने स्टार्ट कर देंगे, लेकिन 1 मोल तो 1 मोल ही रहेगा, 1 मोल तो कभी चेंज नहीं होता। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है 1 मोल को अगर हम डिस्कस करते हैं दैट इज इक्वल टू एवोगैड्रो कांस्टेंट 6.022 मल्टीप्लाइड 10⁻23 है ना। तो बस वही बात है कि 1 मोल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 मोल की जो कंडक्टिविटी है यानी कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, ठीक है, विद द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। लेकिन ये अलग अलग होती है वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ये अलग अलग होती है, ठीक है। अब देखो आपको ये एक ग्राफ दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये ग्राफ हम बनाते हैं मोलर कंडक्टिविटी और आपकी कंसंट्रेशन का, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ बनता है, एक्सपेरिमेंटली ग्राफ है, ठीक है। जो आपको ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ दिख रहा है, ये वाला आपका CH3COOH, इट्स अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड। इसका ग्राफ ऐसे एक्सपोनेंशियली या पैराबोलिक बोल लो, ठीक है ना, या रेक्टेंगुलर बोल लो, ऐसे इस तरह से करके यहाँ से ऐसे इंक्रीज करता है, ऐसे इंक्रीज करता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी KCl का देखो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ है इस तरह से, इट इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये एक्सपेरिमेंटली है। यानी कि इससे क्या कंक्लूजन निकलेगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए अगर कंसंट्रेशन आपकी डिक्रीज कर रहे हो, देखो ये कंसंट्रेशन आप इंक्रीज कर रहे हो इधर की तरफ, तो क्या हो रहा है, आपकी मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रही है, देखो नीचे की तरफ ग्राफ आ रहा है। ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन, ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज। ऑन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स अगर इंक्रीज कर रहे हो तो आप देखो एक टाइम पे जाके इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है बच्चा। एक तरह से आप ये देखो दोनों में कुछ सिमिलैरिटी है और कुछ डिफरेंस है। फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देखो आपका ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है जो डाउन आ रहा है नीचे की तरफ, लेकिन वीक के लिए क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आपने यहाँ पे देखो ना, आपने कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, एक टाइम पे आके क्या हुआ, ये ग्राफ मीट ही नहीं करेगा कभी भी, ऐसे इनफाइनाइट चला जाएगा मोलर कंडक्टिविटी का, ठीक है, क्योंकि आपका क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, डिसोसिएशन बहुत कम होता है, ठीक है जनरली। लेकिन हम लोग क्या लिखते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है ऑन डिक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन, यानी कि डाइल्यूशन इंक्रीज करने पे, डाइल्यूशन आपने बढ़ाया तो 1 मोल की जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज करेगी, है ना, क्योंकि 1 मोल में सपोज करो आपके 10 नंबर ऑफ आयंस थे, है ना, और आपने डाइल्यूशन बढ़ा दिया तो क्या हो गया, वहाँ पे आयंस बढ़ जाएंगे। 1 मोल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 मोल उतना को उतना रहेगा, लेकिन 1 मोल के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो आपके जो आयंस हैं वो इंक्रीज कर जाएंगे। तो इंक्रीज कर जाएंगे तो क्या होगा, आपका डाइल्यूशन करने से नंबर ऑफ मोल इंक्रीज नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज किए इन 1 मोल, जिसकी वजह से आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर गई, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत, कंडक्टिविटी डिक्रीज कर रही थी और मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही है, ठीक है, ओके। चलिए आपको समझ में आया। अब ये है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसका क्या मतलब है, लिमिट कर देना। व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेज 0, एक पॉइंट ऐसा आ गया बच्चा, आपके पास पानी था, सपोज इसमें सपोज करो आपने 100 ग्राम NaCl लिया था, ठीक है ना, और आपने 100 ग्राम ही पानी लिया था। अब आप क्या कर रहे हो, आपने 100 ग्राम और ऐड किया पानी को, और NaCl उतना का उतना ही है, आपने फिर 100 ग्राम ऐड किया, अगेन आपने ऐसे करके 10 टाइम्स ऐड कर दिया, फिर आपने 10 टाइम्स और ऐड कर दिया। आप क्या कर रहे हो, आप डाइल्यूशन किए जा रहे हो। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो ये कंसंट्रेशन है ये 0 हो जाएगी, आपको नमक का स्वाद ही आना बंद हो जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा आपको नमक का स्वाद ही आना बंद हो जाएगा, तो उसे बोलते हैं लिमिट कर देना, कि मोलर कंडक्टिविटी आपने 1 मोल के लिए जो कंडक्टिविटी थी वो लिमिट कर दी, ठीक है, यानी कंसंट्रेशन 0 पहुंच गई ना, कंसंट्रेशन 0 हो गई NaCl की,
इतना डाइल्यूशन आपने कर दिया। तो व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू जीरो द मोलर कंडक्टिविटी इज नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, जब कंसंट्रेशन जीरो पहुंच जाती है, यानी इतना डाइल्यूशन कर दिया आपने, 100% डाइल्यूशन कर दिया, तब उस पॉइंट को बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और ये पॉइंट यहीं पर कहीं पे डिनोट किया जाता है। ठीक है, डिनोट कर यही किया जाता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट एम से डिनोट करते हैं, यानी कि जब जीरो पहुंच जाती है आपकी कंसंट्रेशन। ठीक है, बिल्कुल आपने इतना डाइल्यूशन कर दिया है कि बस अब कुछ स्वाद ही नहीं आएगा नमक का या चीनी का उसके अंदर। ठीक है, चलिए समझ में आया आपको, वेरी गुड। ये देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आपका ये रिलेशन है, इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आते हैं। लैम्डा एम मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू ई नॉट एम माइनस ए सी हाफ। क्या क्या है? सी हाफ आपको पता है, इट्स अ कंसंट्रेशन, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, जो कि आपने स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखा। ठीक है, ई एम क्या लिखा हुआ है, ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को लिखा है, यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए सी हाफ। इससे आप रिप्लेस कर लो ई एम को, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट एम। ठीक है, ए क्या है आपका? ए इज द कांस्टेंट जो कि सॉल्वेंट के लिए लिया जाता है। ठीक है, ओके, ए इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो ये रिलेशन है आपका लैम्डा एम, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए सी हाफ। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए आपके पास NaCl है, CaCl2 है, मैग्नीशियम सल्फेट है, तो इसके लिए आपका अभी मैं आगे सिखाऊंगी चल के आपको आई यानी कि वेंटो फैक्टर की वैल्यू निकालनी पड़ती है, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्चुअली, कि कितना डिसोसिएशन यहाँ पे होगा। ठीक है, वैसे आपने सॉल्यूशन चैप्टर में सीखा है वेंटो फैक्टर, डिसोसिएशन आप लोगों ने सीखा है, तो आप कर सकते हो यहाँ पे कि NaCl का मतलब क्या है कि Na प्लस एंड Cl नेगेटिव, तो कितने नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे आपको मिले? 2 नंबर ऑफ आयंस आपको मिले। तो वेंटो फैक्टर यानी कि आई की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। CaCl2 के लिए कितने मिलेंगे आपको? आपका डिसोसिएशन होगा Ca प्लस 2 एंड 2Cl नेगेटिव, है ना। तो कितने नंबर ऑफ आयंस आपको मिले? 1 एंड 2 यानी कि 3। तो आई क्या हो गया इसके लिए? 3 हो गया। ऐसे ही आपका MgSO4 जब डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा आपका? Mg प्लस 2 एंड सल्फेट माइनस, यानी कि 1 1, यानी कि 1 1 बने, यानी कि 2। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो गई? 2 वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम इन सभी चीज़ों को, मतलब सारी नॉलेज को अप्लाई करते हुए, जो भी हमने प्रीवियस चैप्टर में सीखा या आगे सीखने वाले हैं, सबको समराइज करके हम किसी भी फॉर्मूले में उसको यूज़ करते हैं, सारी नॉलेज को। ठीक है, समझ में आया सबको? आई होप कोई परेशानी नहीं हो रही होगी आपको। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक है बच्चा, कोलरोश लॉ। छोटा सा है, इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कोलरोश लॉ क्या कहता है बच्चा? इट इज़ जस्ट द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। बड़ा इजी लॉ है, बड़ा अच्छा सा है। क्या कहता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द एनायन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। क्या है मतलब भैया, इतना बड़ा बोल दिया है क्या? सिंपल सरल भाषा में NaCl आपको दे रखा है, डिसोसिएट कैसे करोगे? Na प्लस और Cl नेगेटिव में कितने नंबर ऑफ आयंस हैं? 1 एंड 1। ठीक है, तो कैसे लिखोगे कोलरोश लॉ का फॉर्मूला इसके लिए? भाई लिखोगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी निकाल रहे हो? NaCl की निकाल रहे हो, इक्वल टू क्या फॉर्मूला आ जाएगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी? Na प्लस की। ठीक है, प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी? Cl नेगेटिव की। ठीक है, अब कितने नंबर ऑफ आयंस हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे आपके, यानी कि कैटायन प्लस और यहाँ पे एनायन प्लस, यानी कि माइनस। बस सिंपल, ये रहा फॉर्मूला। जो इतना डिफिकल्ट सा फॉर्मूला दिखता है ना आपको, बहुत इजी है बच्चा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बच्चे बहुत घबरा जाते हैं। ठीक है, चलो मैं आपको एक वाइट स्क्रीन दिखा के फिर ये फॉर्मूला समझाती हूँ। चलिए सपोज कीजिए आपको NaCl के लिए मोलर कंडक्टिविटी निकालनी थी। मैं और भी एग्जांपल बताऊंगी आपको, तो कैसे निकालोगे? कोलरोश लॉ क्या कहता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस। ठीक है, डिसोसिएशन हुआ ना इसका, Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव में। ठीक है ना, डिसोसिएशन रिवर्सिबल होता है। लैम्डा Na प्लस प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव, यही आयंस डिसोसिएट हुए हमारे।
ठीक है। अब इनके कितने नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस हैं वो भी लिखने हैं आपको। तो कितने हैं आपके यहाँ पे प्लस वो लिख देना, यहाँ पे कितने हैं नेगेटिव वो लिख देना, यानी कि क्या लिखोगे 1 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है, एंड 1 मोल ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। बस सिंपल। अब सपोज कीजिए आपको MgCl2 के लिए लिखने के लिए बोलेगा तो क्या करोगे, डिसोसिएशन कैसे होगा भाई, Mg प्लस टू Cl नेगेटिव में होगा, Mg प्लस टू Cl नेगेटिव में होगा। मैं फिर से लिखती हूँ एक बार, MgCl2 Mg प्लस टू Cl नेगेटिव, यही ब्रेक डाउन हो गया। यहाँ पे 1 नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ पे 2 नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो कोलरोच लॉ क्या कहता है आपसे, एक लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ MgCl2 निकालो भाई, ठीक है ना। कैसे निकालोगे वो हम निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg प्लस टू, ठीक है, मल्टीप्लाई इसके नंबर ऑफ आयंस जो भी नंबर ऑफ मोल्स हैं प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl नेगेटिव आयंस, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई इसके कितने पास इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं। नेगेटिव क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव वाले के नंबर ऑफ मोल्स। तो ये तो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है ना। इसकी जगह क्या लिखोगे 1, क्योंकि मेरे पास 1 नंबर ऑफ मोल है, ठीक है, प्लस इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, मल्टीप्लाई ये नंबर ऑफ मोल कितने हैं Cl नेगेटिव के, कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं 2 हैं, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे आपकी वैल्यूज आ जाएंगी जो गिवन होंगी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg प्लस टू एंड Cl नेगेटिव। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल के आ जाता है, यानी कि हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर लेते हैं इसके लिए। पता है ये क्यों हुआ, क्या होता है एक्चुअली, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की जो कंडक्टिविटी है वो तो बड़े आराम से आप निकाल लेते हो। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। क्यों आसान है, आपने ग्राफ देखा बच्चा, ये ग्राफ था आपका, ये आ रहा था है ना, स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है ना। और आपको पता है ये एक पॉइंट पे जाके ना, ये एक पॉइंट पे जाके ये ऐसे मिक्स मतलब मिल जाता है। जिस पॉइंट पे मिलता है, किस पॉइंट पे मिलेगा, ये देखो ना, कंसंट्रेशन आपकी यहाँ पे डिक्रीज कर रही है, यहाँ 0 होती है ना, कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है। यहाँ इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन का 0 होने का मतलब है 100% डाइल्यूशन होना। ध्यान से समझना, इस पॉइंट पे कंसंट्रेशन 0 होने का मतलब है 100% डाइल्यूशन होना। और डाइल्यूशन होना मतलब क्या है कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो अप्रोच हो गई 0 पे, और जब कंसंट्रेशन 0 पे अप्रोच हो जाती है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चा, अभी डिस्कस किया है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो जो ये आपको दिख रहा है ना, ये इंटरसेप्ट कहलाता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। आप स्ट्रेट लाइन ग्राफ भी यहाँ से निकाल सकते हो। क्या रिलेशन था आपके पास, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ सी, यही था ना। तो दिख रही है ना इक्वेशन, y इज इक्वल टू एम एक्स, ये वाली यहाँ पे एम एक्स इधर है आपका, ये रहा एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो देखो लैम्डा एम आपका वाई एक्सिस ये रहा, एक्स एक्सिस पे क्या है आपका स्क्वायर रूट ऑफ सी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या आ गया आपका इंटरसेप्ट ये रहा, स्लोप क्या है आपका ए यानी कि एम, यानी कि जो आपका यहाँ पे जो ये स्लोप आएगा दैट इज एम दैट इज इक्वल टू ए, तो ये आपका स्लोप है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है बच्चा, ठीक है, बहुत इजी है समझना। मेरे साथ बने रहोगे, जुड़े रहोगे, कभी कोई परेशानी नहीं होगी बच्चा। कोई भी दिक्कत है मुझे बताओ कि मैडम ये समझ नहीं आया या ये और कोई पॉइंट है जो समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे बोलो, मैं स्पेशल वीडियोस आपके लिए अपलोड कर दूंगी, ठीक है। समझ में आ गया। ये था वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस, सॉरी ये था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस, जैसे कि KCl हम लोगों ने लिया था, पोटेशियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस, ठीक है। जहाँ पे आपका डिसोसिएशन कैसा होता है, 100% डिसोसिएशन होता है, ठीक है। इसके लिए तो इजी है भाई, डिसोसिएशन हो गया 100%। कोलरोच लॉ को कोई दिक्कत नहीं है। कोलरोच लॉ डिफाइन किया गया है आपका स्पेशली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। क्यों, आपने देखा ये ग्राफ आपने देखा था, जब ये कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, तो देखा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपके इंक्रीज कर रही है, ऐसे ग्रेजुअली इंक्रीज कर रही है। और ये पॉइंट जो अप्रोचेज 0 वाला तो कभी आएगा ही नहीं,
अप्रोचेज जीरो वाले पॉइंट ना आने का मतलब है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे आप फाइंड ही नहीं कर सकते कभी भी। क्यों? क्योंकि आपका जो डाइल्यूशन है वो कभी 100% होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो ऑलरेडी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोसिएशन ही नहीं होता, कितना ही डाइल्यूट कर लो उसे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज डिसोसिएशन उसका 100% होने वाला नहीं है। तो इसीलिए इस तरह के वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, स्पेशली एसिटिक एसिड टाइप वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए आपका डिफाइन किया गया है कोलरोश लॉ। आपका डिफाइन किया गया है कोलरोश लॉ। और जो हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे कोलरोश लॉ का, जो अभी हमने किया, वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही होता है। और अगर आपको CH3COOH का फाइंड करना है, एक तो मैं बता दूं, कंफर्म कर दूं आपको पहले ही कि जो आपकी क्वेश्चंस है उसकी सीरीज़ में स्टार्ट करूंगी अलग से, ठीक है? तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, क्वेश्चंस के थ्रू सारी थ्योरी भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है? अब सपोज करो CH3COOH के लिए आपको कोलरोश लॉ फाइंड करना है या अप्लाई करना है, तो कैसे करोगे? मोलर कंडक्टिविटी है ना, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करनी है CH3COOH की। तो इसका डिसोसिएशन कैसे होगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस। भाई डिसोसिएशन ऐसे ही होता है ना CH3COOH का बच्चे, CH3COO नेगेटिव एसिटेट आयन बनता है, साथ में H प्लस, एसिड है ना बच्चा, H प्लस रिलीज करेगा, ठीक है? साथ में मल्टीप्लाई कर दो इनके नंबर ऑफ आयंस को, प्लस मल्टीप्लाई एंड नेगेटिव मल्टीप्लाई, कितने हैं? 1 1 है वैसे भी, ठीक है? तो इस तरह से किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप निकाल सकते हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये कोलरोश लॉ ने कहा था, कोलरोश ने कहा था, और उसने एक लॉ दिया था इसीलिए कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी, क्यों निकालनी है भाई? क्योंकि वो नहीं मिल रही है ना, हमें यहाँ पे नहीं मिल रही है, तभी तो निकाल रहे हैं ना फॉर्मूले से। वीक स्ट्रॉन्ग के लिए क्यों नहीं निकाल रहे हैं हम वीक के लिए क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि स्ट्रॉन्ग में तो मिल गया ना हमें यहाँ पे अपना लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, अप्रोच कर दिया जीरो पे, डाइल्यूशन हो गया 100%, बट वीक में नहीं हो रहा है बच्चा, वीक में नहीं हो रहा है, तो तब हम कोलरोश लॉ को अप्लाई कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हैं कोलरोश लॉ को, हम वीक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, वेरी गुड। ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है? टिल देन बाय, थैंक यू।